आज के केस में हम देखेंगे और देखकर समझेंगे कि आरोपी द्वारा पुलिस को बार बार लीड देना कि मैंने यह किया है, मैंने यह नहीं किया है, या किसी आरोप का क्या सबूत उसके पास है, यह आरोपी की ईमानदारी का सबूत नहीं है बल्कि उसकी बेवकूफी का सबूत बन जाता है। एफआईआर दर्ज होने से लेकर आपके बरी ऑर्डर आने तक आप कुछ भी कानूनी रूप से गलत करते हो तो वह आपके केस को बिगाड़ देता है। पुलिस के सामने आगे बढ़ बढ़कर आरोप को मान लेना और आरोप का सबूत पुलिस को सौंप देना आरोपी को बर्बाद कर देने जैसा है। आज की वीडियो में आप यह भी देखेंगे कि ये लोग जो तांगे भर भर कर क्वेश्चन करवाने के लिए आपको ले जाते हैं हाईकोर्ट में, उसमें आपका केस कैसे खराब हो जाता है। क्वेश्चन तो मिलता ही नहीं है लेकिन डिस्चार्ज के लाले भी आपको पड़ जाते हैं। ब्यावर राजस्थान की लड़की का रिश्ता नागौर के लड़के से होना था। बीच में बात बिगड़ गई तो 13/9/2024 को लड़की ने पुलिस में लिखित शिकायत दे दी। 30 जून 2023 को मूनशाइन होटल में गोद भराई की रस्म में मेरे पिता ने 5 लाख रुपए नकद, 40,000 के कपड़े, 1 लाख रुपए का मिष्ठान मेवा तथा 90,000 रुपया होटल खर्च का अपने अकाउंट से दिया था। अब आरोपी शादी से मना कर रहा है तो प्रार्थनी के पिता द्वारा दिया गया दहेज का 5 लाख रुपया नगद व 2 लाख रुपये का अन्य सामान वापस दिलवाए जाने की कृपा करें। शादी पूरी ना होने के कारण लड़के पर सेक्शन 498A आईपीसी तो लगाई नहीं जा सकती थी, इसलिए पुलिस ने सोच विचार के बाद सेक्शन 420, 406, 504 आईपीसी रेड विद 3-4 डीपी एक्ट में केस दर्ज कर दिया। जिन धाराओं में केस है उनमें आरोपी की अरेस्ट होनी नहीं थी क्योंकि सब में सजा कुल मिलाकर 7 साल से कम थी। परिवार के अन्य किसी सदस्य का नाम आरोपी के रूप में दर्ज नहीं किया गया था। कुल मिलाकर केस दर्ज होने के अलावा कोई अन्य परेशानी आरोपी को नहीं थी। केस मूलतः ऐसे तथ्यों पर आधारित था जिनके सही या गलत होने का फैसला किया जाना इस केस में जरूरी था। अतः जहां भी तथ्यों के सही या गलत होने का फैसला किया जाना हो उसमें 100% ट्रायल तो होना होता ही है। लेकिन हमारा यह आरोपी लड़का तिरछी मांग निकालने वाला हीरो हीरा लाल किस्म का लड़का था। उसने पुलिस अधिकारियों को चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी। दहेज में क्या लिया गया था सब बताया। यह भी बताया कि उभय पक्षों ने अपने अपने दिए हुए उपहार वापस कर लिए हैं और लड़की वालों का कुल खर्चा 4 लाख रुपए कैश उनको दिनांक 18/4/2024 को वापस दे दिया गया है। जिस पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालकर दिए गए थे उस पोस्ट ऑफिस की पासबुक की कॉपी भी उसने फोटोकॉपी कराकर पुलिस को लिखी हुई चिट्ठी में साथ नत्थी कर दी थी। जब उसने अपना केस हमारे पास कंसल्टेशन के लिए भेजा तो हमने उसको कंसल्टेशन नोट में बताया कि इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को तथ्यों की लीड ना दी जानी चाहिए। आप भी मत दो, क्योंकि यह कहना कि हमने सामान वापस कर दिया था इस बात को साबित करता है कि दहेज तो लिया ही था। दहेज लौटा देने से दहेज का अपराध खत्म नहीं होता, क्योंकि कानून सिर्फ दहेज लेने को मना करता है, यह नहीं कहता कि लेकर वापस दे दो तो अपराध समाप्त हो जाएगा। एफआईआर के बारे में हमने कहा था कि इसमें क्वेश्चन मिलनी संभव नहीं है क्योंकि इसमें तथ्यों की जांच पड़ताल होनी है, तथ्यों को प्रूव या डिस्प्रूव किया जाना है। और जहां तक इस केस में डिस्चार्ज का निर्णय है वह केवल चार्जशीट को देखकर ही किया जा सकेगा। अभी क्योंकि एफआईआर ही उपलब्ध है इसलिए इस स्थिति में और केस की इस स्टेज पर डिस्चार्ज का कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। लेकिन उस आरोपी लड़के को बहुत भ्रम था कि वह बहुत कानून जानता है। उसने भी हमारी बात पर ध्यान न देने का फैसला लिया। हमारे लाख समझाने के बाद भी अपने किसी धन खोजी कानूनी जानकार की समझाइश पर वह लड़का क्वेश्चन के लिए हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट के जज साहब ने 3/10/2024 को एक ऑर्डर पारित किया, सामने आप देख रहे हैं। जज साहब ने ऑर्डर में लिखा कि हमने एफआईआर पढ़ी और पाया कि इसमें एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना दर्शित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून दिया है उसका ध्यान रखते हुए यह पिटीशन खारिज की जाती है और खारिज करके इसको रिकॉर्ड रूम में भेजा जाता है। हालांकि पुलिस इन आरोपियों के प्रति सेक्शन 41A सीआरपीसी को लागू करे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि यदि ये आरोपी महोदय हाई कोर्ट में ना भी जाते तो भी सेक्शन 41A सीआरपीसी का नोटिस तो इन्हें मिलता ही, क्योंकि उसके लिए हाई कोर्ट की आवश्यकता नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले से यह नियम तय कर रखा है कि यदि किसी केस में सजा की अवधि 7 साल से कम हो तो उसमें आरोपी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा और उनको केवल सेक्शन 41A CRPC का नोटिस देकर कोर्ट के सामने आने के लिए पाबंद कर लिया जाएगा। तो इस केस में हाई कोर्ट में आकर आरोपी को कुछ मिला हो ऐसा तो दिखाई देता नहीं है। हाँ, वकील साहब को जरूर कुछ मिला हुआ दिखाई देता है। हमने अपने व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन की नई सुविधा शुरू की है। इसे हमारे सभी एडवोकेट साथी, यंग एडवोकेट कलीग्स उपयोग कर सकते हैं। हमारे फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट की सुनवाई में आपको कोई लीगल समस्या आ गई है, रास्ता मिल नहीं रहा है, तो आप हमसे इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन ले सकते हैं। जो फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स हैं वे भी ऐसी गंभीर कंसल्टेशन के लिए अपना समय बुक करवा सकते हैं। आप लीगल कंसल्टेशन के लिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब यहां से आगे इस लड़के के कानूनी कदमों का विश्लेषण करते हैं। आप लोगों ने भी देखा कि यदि शादी नहीं हुई तो सगाई वगैरह के चक्कर में पुलिस कम ही पड़ती है, केसेस को आमतौर से दर्ज नहीं करती। लेकिन इस लड़के ने पुलिस को लगातार चिट्ठियां भेजी, अपने थाने के एसएचओ को चिट्ठियां भेजी, वहां उसने सारी बातें बताई। सीओ को, एसएसपी को, डीजीपी को, सबको चिट्ठियां भेजी और उन चिट्ठियों की एक एक कॉपी हमें भी भेजी कि देखिए मैंने ये सब लिख मारा है। इसको इतनी चिट्ठियां भेजती देखकर तथा पुलिस बार बार इस लड़की के घर पर जाती थी कि देखो इसने चिट्ठी भेजी है, आपका क्या कहना है। तो लड़की ने भी पुलिस की पूछताछ से परेशान होकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को एक चिट्ठी भेज दी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस पर दबाव बनाया तो महिला आयोग के प्रेशर में आकर पुलिस के उपाधीक्षक, जिसको हम डीएसपी भी कहते हैं, डीएसपी ने आरोपी को एक नोटिस दे दिया। उपाधीक्षक ने लड़के को, इसके माता पिता और बहन को एक नोटिस दे दिया कि आकर अपनी सफाई दो, क्योंकि आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए एक शिकायत आई है। और आखिरकार इस लड़के ने वहां भी वही सब, मैंने यह लिया था, वह दिया था, इतने पैसे आए थे, उतने पैसे चले गए थे, ये सारे के सारे कागजात ले जाकर उस डीएसपी के सामने भी रख दिए। और अंततोगत्वा इस लड़के के कारनामों के ऊपर एक उपरोक्त एफआईआर दर्ज कर दी गई, क्योंकि इसने पुलिस के सामने कोई दूसरा रास्ता छोड़ा नहीं था। एफआईआर दर्ज हुई तो यह लड़का तत्काल हाई कोर्ट की तरफ भागा कि चलो इस एफआईआर की क्वेश्चन करवा के ले आते हैं। बहुत से आरोपी लोग इस कानूनी भुलावे में होते हैं कि वे लोग सच जानते हैं, लेकिन यह गलत विश्वास है। जिन केसेस में एफआईआर दर्ज हो जाती है उन केसेस में पुलिस के द्वारा बताया गया हर एक वाक्य कोर्ट के लिए सही तथ्य होता है। हमारे इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी में पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, उसी के तथ्य को विश्वसनीय तथ्य माना जाता है। जो आरोपी लोग अधिक उछल कूद करके अपना ज्ञान सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, वे इन्वेस्टिगेशन में अपने भेद पुलिस पर खोलने से ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इस आरोपी की हरकतों से पुलिस ने हाई कोर्ट में बढ़िया फाइल पेश की और इस आरोपी की क्वेश्चन की पिटीशन को रिजेक्ट करवा दिया। अब लुट पिट जाने के बाद इस लड़के के पेट में कुछ आराम आया है। इस लड़के की उछल कूद से परेशान होकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। अब उसने इन्वेस्टिगेशन भी अच्छा किया है। इन्वेस्टिगेशन अच्छा करने का अर्थ होता है इस लड़के ने स्वयं के ही एडमिशंस दिए हुए हैं कि मैंने यह दहेज लिया था, हालांकि उस दहेज को वापस कर दिया था। जो फैक्ट्स को खोजना पुलिस का काम है, यह उसमें भी भाग भाग कर पुलिस को फैक्ट्स देता रहा। क्या दहेज उन्होंने दिया, क्या दहेज हमने लिया, क्या वापस किया और अब हम आगे क्या क्या करने वाले हैं, कितने भाग पर डिस्प्यूट है, इन सब पर इसने विस्तार से पुलिस को बताया। पुलिस इसके बताने से अपने केस को वैसे ही संवारती रही। सभी विद्वान व्यूअर्स को पता है कि दहेज के केस में गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन यह आरोपी लड़का फिर भी भाग भाग कर हाई कोर्ट गया, मुझे क्वेश्चन दे दो। वहां असफल हुआ, लेकिन इतना पक्का कर लिया कि यदि पुलिस इसके केस में कुछ रियायत देना भी चाहे तो कतई ना दे पाए। जो फाइल कभी भी अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हाई कोर्ट में चली जाती है, पुलिस उस केस फाइल में 4 गुनी चौकन्नी हो जाती है। तो वहां भी इसने अपने हाथ कटवा लिए। इसने पुलिस व कोर्ट दोनों के हाथ बांध दिए कि कोई भी इसको अगर कुछ रियायत देना चाहे तो वह ना दे पाए। आजकल के नए वातावरण में बहुत सारे चतुर लोग ऐसा ही करते हैं।
अंत में इतना ही है कि पुरानी कहावत कि सरकार की अगाड़ी नहीं आना चाहिए ऐसे ही मामलों के लिए बनी हुई है। सरकारी एजेंसी पुलिस को आगे बढ़ बढ़कर जितना बताओगे वह आपके केस को उतना ही बिगाड़ने वाला बनेगा। पहले इसने पुलिस को बता बताकर अपने लिए एफआईआर दर्ज करवाने का रास्ता प्रशस्त किया। बाद में इसने बता बताकर हाई कोर्ट को मना किया कि इसके खिलाफ तो बहुत एविडेंस है, इस केस को क्वैश ना किया जाए। आरोपी के बताने से केस में डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स अधिक हो जाता है, जिसे पुलिस सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट तथा सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपके ही खिलाफ एक प्रूव्ड फैक्ट के रूप में इस्तेमाल करती है। आजकल किसी के भी खिलाफ केस दर्ज होना एक साधारण बात है। बड़े बड़े मंत्री, आईएएस, जजेस सभी के खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं। यदि आपके खिलाफ भी हो जाए तो शांत बने रहें। यह कोई एक नई बात नहीं है, रोजाना होते हैं। पुलिस में ऐसा कोई अधिकारी नहीं होता जो आवश्यकता से अधिक करता हो या करना चाहता हो। इसलिए अपने केस में भागदौड़ ना करें और पुलिस की कार्यक्षमताओं पर विश्वास करें। यह जरूरी है कि वे कुछ ना कुछ तो आपकी मदद करेंगे ही। यदि आप भोलेपन से, गलती से, झूठे आरोप से किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं तो हमारी संस्था इंडियन लीगल सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम आपको बचाने के लिए आगे आएगा, आपको सही कानून की राह दिखाएगा। जितने झूठे गवाह होंगे उनको अपने कानूनी औजारों की सहायता से क्रॉस करके आपको उन झूठे गवाहों से मुक्ति दिलवाएगा। पूरे भारत में जहाँ कहीं भी आप हैं, हमारी सहायता वहीं आप तक पहुँचेगी। हम पहुँचाएंगे। हमें बताएं कि आप कहाँ फंसे हुए हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सारी जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। इसको पढ़कर फर्जी केसेस से बचने की बातें सीखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इन वीडियोज को दूसरों तक फैलाएं ताकि कोई झूठे केस की आग में न झुलसे। हम आपसे आगे भी नई वीडियोस में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगली वीडियोस में मिलने तक प्रणाम।